यह है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ग्रैंड सेक्ट एल्डर शेनडोंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी डिवाइन एबिलिटी 4 असेंडेंट इमॉर्टल्स को मारकर बनी थी और अपने स्टेज में बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन सूमिंग के शब्दों को सुनकर वो तेज सांस लेता है। उसका दिल पहले ही हिल चुका था जब उसने सूमिंग को यह टेक्निक चलाते देखा और उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी, पर वो अपने शक को पक्का नहीं कर पा रहा था। शेनडोंग धीरे से बोलता है, कैंडल ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। उसका चेहरा बहुत ही गंभीर हो जाता है और वो बर्जर्कर्स डिजास्टर का सामना करते वक्त जितना सावधान था उससे भी ज्यादा सावधान हो जाता है। अब आगे शेनडोंग अपने दोनों हाथों से एक सील बनाता है और आगे पॉइंट करता है। उसके चेहरे पर बहुत ही गंभीर एक्सप्रेशन होता है। सामने के कुकू से लेकर गरुड़ा तक जो 4 बड़े बर्ड्स उसके सामने होते हैं, वो तेज चीखने लगते हैं और अपने विंग्स को जोर जोर से फड़फड़ाते हैं और फिर वो सीधे सूमिंग की तरफ चार्ज करते हैं। उन चारों बर्ड्स की पीठ पर जो छोटे ब्लैक ह्यूमनॉइड्स होते हैं, वो अपने मुंह खोलकर चीखने लगते हैं और अपने हाथों से लगातार अलग अलग सील्स बनाते हुए अपने माउंट्स को कंट्रोल करते हैं ताकि वो एक पल में सूमिंग तक पहुंच सकें। सूमिंग का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काल्म रहता है। वो चारों बर्ड्स की तरफ देखता भी नहीं, बल्कि अपना ध्यान सिर्फ अपने दाएं हाथ पर रखता है। जैसे ही वो डिवाइन एबिलिटी उसके पास पहुंचती है और इतनी तेज हवा को स्टर करती है कि उसके बाल हवा में बिखर जाते हैं, उसका दायां हाथ एक अजीब सी गोल्डन चमक लेने लगता है। वो लगता है जैसे एक गोल्डन स्केलेटल हैंड। सूमिंग उसे उठाता है और एक सीजिंग मोशन बनाता है 4 इनकमिंग बर्ड्स की तरफ। उस पल सबसे आगे वाला कुकू अचानक से कांपकर हवा में फ्रीज हो जाता है, जैसे इस दुनिया के लॉज ही बदल गए हों और हवा सॉलिड बन गई हो। हर तरफ से एक जबरदस्त प्रेशर उस कुकू को दबाता है, जैसे उसे हवा में ही कुचलकर बिखेर देना चाहता हो। उसके बाद कुकू के पीछे का ईगल एक तेज पतली सी चीख निकालता है। वो भी कुकू की तरह फोर्सफुली रुक जाता है और उसके शरीर के अंदर से जोर जोर की बूमिंग साउंड्स निकलने लगती हैं। वो हवा में स्ट्रगल करता है, लेकिन उसे रोकने वाली पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर इंडियन कॉन्डोर भी वायोलेंटली कांपने लगता है और उसके बीक से एक तेज चीख निकलती है। वो मुश्किल से 100 से ज्यादा फीट आगे बढ़ पाता है, फिर वो भी वहीं रुक जाता है, उसी एक सीज के प्रेशर में। जब तीनों बर्ड्स रुक जाते हैं, सूमिंग 2 कदम पीछे हटता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आता है। साफ पता चलता है कि डिवाइन एबिलिटीज का ऐसा कॉन्फ्रंटेशन उसके लिए आसान नहीं है। इस दौरान सबसे बड़ा गरुड़ा, जो आखिरी बर्ड था, सीधा सूमिंग की तरफ तेज गति से बढ़ रहा होता है। सूमिंग की 1 सीज की पावर उसे थोड़ा स्लो तो कर पाती है, लेकिन उसे हवा में रोक नहीं पाती। जब सूमिंग देखता है कि गरुड़ा और करीब आ रहा है और इतनी तेज हवा का तूफान ला रहा है कि आसमान का मौसम बदल रहा है, उसकी आंखों में एक चमक उभर आती है। उसका दायां हाथ, जो अभी तक हवा को सीज कर रहा था, धीरे से बंद होकर एक फिस्ट बन जाता है। जैसे ही वो फिस्ट पूरा बनता है, सबसे पहले कुकू जोर से धमक के साथ फट जाता है और एक जबरदस्त हवा का वेव हर तरफ फैल जाता है। उस मोमेंट ईगल भी कांपकर फट जाता है। फिर इंडियन कॉन्डोर भी बिखर जाता है। तीनों बर्ड्स के फटने से जो फोर्स निकलता है, वो आसमान में अनेक लाउड बूम्स के साथ गूंज उठता है और ये सारा इंपैक्ट उस गरुड़ा को सीधा हिट करता है, जो स्लो हो चुका था। जब सूमिंग अपना फिस्ट बंद करता है, तो उन तीनों बर्ड्स के बिखरने से निकली व्हाइट स्मोक उसके हाथ के आसपास घेरने लगती है और उसके चेहरे पर और ज्यादा गंभीरता आ जाती है। सूमिंग इस आर्ट ऑफ सीजिंग एंड अब्सॉर्बिंग का अब तक काफी आदत डाल चुका होता है, लेकिन जब उसने इस आर्ट को 9 ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू ले गया, उसे एक मजबूत हंच होती है, जैसे उसके बंद हुए हाथ में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन छुपी हुई है। इसी दौरान तीनों बर्ड्स के बिखरने से जो इंपैक्ट का वेव बनता है, उसमें से एक गुस्से भरी चीख निकलती है। गरुड़ा उस वेव को तोड़कर बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है, जैसे वो उस वेव के कंट्रोल से आजाद हो गया हो। वो इतना तेज होता है कि एक पल में ही सूमिंग के सामने आ जाता है। उसकी नजर के अंदर सब कुछ धुंधला हो जाता है, सिर्फ वो खौफनाक गरुड़ा ही क्लियर दिख रहा होता है। गरुड़ा की पीठ पर बैठा ब्लैक ह्यूमनॉइड एक तेज, कानों को चीर देने वाली चीख निकालता है और एक डिस्ट्रक्टिव पावर सीधा सूमिंग के चेहरे की तरफ फेंकता है। सूमिंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठती है। लगभग उसी पल जब गरुड़ा उसके करीब आ जाता है, वो अपना दायां हाथ खोलता है, उंगलियों को एक साथ मिलाकर अपनी पाल्म आगे धकेल देता है। जैसे ही वो करता है, उसके पाल्म के आसपास घूमती वो व्हाइट स्मोक तेज गति से ट्विस्ट होने लगती है और उसके अंदर उन तीनों बर्ड्स के वेग शैडोज दिखने लगते हैं।
एक पल में जैसे ही सूमिंग अपनी पाल्म को आगे धकेलता है, उसका हाथ सीधा गरुड़ा से टकराता है। यह पूरा सीन एक तस्वीर की तरह लगता है। बीच हवा में लटका हुआ सूमिंग, जिसके बाल हवा में नाच रहे हैं, उसका दायां हाथ गरुड़ा को धकेल रहा है और गरुड़ा की पीठ पर बैठा एक छोटा खौफनाक ह्यूमनॉइड। समय एक पल के लिए रुकता हुआ लगता है और फिर एक जबरदस्त धमाका इस तस्वीर को चीर कर रख देता है। गरुड़ा का शरीर धीरे धीरे इंच बाय इंच टूटने लगता है। जैसे ही दरार उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। उसकी पीठ पर बैठा ह्यूमनॉइड एक तेज चीख निकालता है और हवा में बिखर जाता है, जैसे रेत का आदमी तेज हवा से बिखर रहा हो। जब गरुड़ा पूरी तरह बिखर जाता है, तभी सूमिंग सामने आता है। उसका चेहरा हल्का सफेद पड़ गया होता है, पर वो बीच हवा में खड़ा रहता है, एक कदम भी पीछे नहीं होता। उसके बाल अब भी हवा में नाच रहे होते हैं, पर उसकी आंखें बंद होती हैं। जैसे ही उसके आसपास का धुआं धीरे धीरे छंट जाता है और सब कुछ नॉर्मल होता है, दूर खड़ा शेनडोंग हल्का सफेद चेहरा लिए उसे देखता है। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है, जिसमें शॉक की एक हल्की सी छाप होती है। शेनडोंग अपने दिल में सोचता है, बैटल के बीच में एपिफनी पाना, ये मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो ये कर पाता है। सिर्फ वो व्यक्ति जिसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत ज्यादा हो, वही बैटल के दौरान एपिफनी हासिल कर सकता है। वो सूमिंग को कुछ देर तक देखता है और फिर अपने मन में एम्बुश करने का विचार छोड़ देता है। शेनडोंग एक पावरफुल इमॉर्टल इन असेंडेंस से है। वो बैटलफील्ड में मरना स्वीकार कर सकता है, पर अपने सिद्धांतों को तोड़कर पीछे से वार नहीं करेगा। सूमिंग अपनी आंखें खोलता है। जब उसने अपनी पाल्म से स्ट्राइक किया था, उस वक्त वो बिना जाने एक अजीब से स्टेट में चला गया था। उसे महसूस हुआ जैसे आसपास की हर चीज धीमी हो गई है, इतनी धीमी कि उसके पास सोचने और काउंटर अटैक करने का पूरा वक्त था। उस स्टेट में उसने देखा कि उसका दायां हाथ फ्लैट है और जैसे ही उसने पुश किया, वो व्हाइट स्मोक तीनों बर्ड्स में बदल गई, वही क्रीचर्स जो शेनडोंग की डिवाइन एबिलिटी से बने थे। उसके अंदर एक अजीब एहसास उभर आता है, जैसे उसके हाथ में एक क्रिएशन आर्ट की शक्ति आ गई हो। इस हाथ से वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है और फिर जो डिस्ट्रॉय किया है उसे दोबारा क्रिएट भी कर सकता है। सीज, अब्सॉर्ब और पुश। सीजिंग मतलब तोड़ना, एब्सॉर्बिंग मतलब उन टुकड़ों को अपने अंदर लेना और पुशिंग मतलब उन्हें नए रूप में वापस रचना। उस स्टेट में सूमिंग को शेनडोंग का चेहरा भी धीमा लगता है। अगर उस वक्त शेनडोंग सच में अटैक करता, तो सूमिंग के पास इतना वक्त होता कि वो उस स्टेट से बाहर आकर जवाब दे सके। यह महसूस करना कि दुनिया धीमी हो गई है और सिर्फ वो अपनी स्पीड पर है, सूमिंग के सोचने की शक्ति को और तेज बना देता है। उसे लगता है कि अगर वो इस स्टेट में समझ पाए कि आसपास क्या हो रहा है, तो वो पूरी दुनिया और यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये स्टेट सिर्फ कुछ सांसों तक ही टिकती है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और सूमिंग वापस होश में आ जाता है। उसकी आंखें तेज चमक उठा लेती हैं। तभी शेनडोंग अपना दायां हाथ उठाता है। शेनडोंग कहता है, हमारे पहले बैटल में मैं तुमसे हार गया। उसकी आंखों में एक चमक आती है और जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से एक सर्कल बनाता है और फिर अपना हाथ आसमान की तरफ धकेल देता है। तुरंत उसके हाथ से बहुत सारा ब्लैक फॉग निकलता है, जो तेज गति से पूरे एरिया में फैल जाता है। पल भर में वो पूरे शेनडोंग को घेर लेता है। जब उसके अनेक लेयर्स बन जाते हैं, सूमिंग के सामने 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा जायंट का फिगर खड़ा हो जाता है। वो फिगर पूरी तरह ब्लैक फॉग से बना होता है, पर जिंदा लगता है। जैसे ही वो प्रकट होता है, एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ निकलती है, जैसे बिजली की गरज हो। सूमिंग को पता है कि शेनडोंग उस जायंट के अंदर है। ये दूसरी बार है जब वो इस डिवाइन एबिलिटी को देख रहा है। पहली बार शेनडोंग ने ये एबिलिटी तब यूज की थी जब वो बर्जर्कर्स डिजास्टर के दौरान इविल स्पिरिट माउंटेन में लड़ रहा था। तब वो शैडो फिगर बेल से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन शेनडोंग खुद बिना चोट के बच गया था। शेनडोंग कहता है, ये जायंट स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट इविल स्पिरिट आर्ट के 3 अल्टीमेट आर्ट्स में से एक है। इस आर्ट से जो जायंट स्पिरिट बनता है, उसमें दुनिया को संभालने की शक्ति होती है और ये आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा को अब्सॉर्ब करके कभी मर नहीं सकता। फेलो डाओइस्ट ओरियोल, मेरी इस जायंट स्पिरिट की स्ट्राइक को स्वीकार करो। उसके शब्दों की गूंज आसमान में फैलती है जब वो जायंट के मुंह से निकलती है। जायंट खुद नहीं हिलता, लेकिन अपना दायां हाथ पीछे खींचता है। पूरा शरीर धनुष की तरह झुकता है। फिर एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ के साथ जायंट अपना हाथ सीधा खींचकर एक जोरदार मुक्का आगे फेंक देता है। वो मुक्का इतना तेज होता है कि आसमान को चीरकर एक तेज चीखने वाली ध्वनि पैदा करता है,
जहां से वो गुजरता है हवा टूटकर बिखरने लगती है, जैसे वो शेनडोंग की डिवाइन एबिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। सू मिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे पूरे शरीर में तेज चुभन महसूस होती है और लगता है जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसे क्लियरली महसूस होता है कि पूरे एरिया की हवा खींच ली गई है, जैसे जब उसने विंड सेपरेशन के थर्ड स्टाइल का यूज किया था। जैसे ही वो मुक्का आता है, पूरे आसपास की हवा एक शॉकिंग पावर में बदलकर उसके सामने आती है। लेकिन सू मिंग पीछे नहीं हटता। न वो कर सकता है, न ही चाहता है। सू मिंग के दिल में एक सोच आती है। वास्तव में एक ऐसा इमॉर्टल जो ग्रेट सर्कल ऑफ एसेंडेंस तक पहुंचा है, वो एक बर्जर्कर के बराबर है जो बर्जर्कर सोल रेल में ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गया हो। उसकी आंखों में एक जबरदस्त बैटल स्पिरिट चमक उठती है। अगर शेनडोंग उसका रिस्पेक्ट करता है तो सू मिंग भी इस वॉरियर का रिस्पेक्ट करेगा, चाहे उनकी रेसेस अलग हों, उनके सपने अलग हों और उनका जीने का तरीका अलग हो। सू मिंग फिर भी उस वॉरियर को वो इज्जत देगा जो एक शक्तिशाली वॉरियर यानी कल्टीवेटर को मिलनी चाहिए। सू मिंग कहता है, यह है गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का रोअर, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने इसे बनाया। और जैसे ही वो मुक्का उसके पास आता है, सू मिंग शांत आवाज में बोलता है और उस पल उसकी आवाज आसमान में गूंजती है। अगले ही पल वो अपने शरीर की पूरी पावर जोड़कर एक जबरदस्त रोर निकालता है जो उस मुक्के से टकराता है। वो रोर आसमान में गूंज उठता है और तुरंत आसपास की जगह में जोर जोर की बूमिंग साउंड्स पैदा कर देता है। सू मिंग का असली पावर तब फूट निकलता है। साफ दिख रहा था कि उसने पहली फाइट में अपनी असली शक्ति सप्रेस की थी। शेनडोंग का मुक्का जो सू मिंग की तरफ आ रहा था, वो अचानक कई फट दूर ही धीमा पड़ने लगा और वो विशाल जायंट जिसमें वो छिपा हुआ था कांपने लगा, जैसे उसका शरीर बिखर कर टूट जाने वाला हो। उस वक्त सू मिंग अपने शरीर की टोटल पावर का आधा नहीं, बल्कि सिर्फ 1/8वां हिस्सा चला रहा था। ये 1/8वां पावर उसकी पुरानी लड़ाई में जब वो डितियन से लड़ा था उस वक्त की पिनिकल स्ट्रेंथ के बराबर थी। लेकिन फिर भी जब उसने वो पावर अनलीश की, शेनडोंग का मुक्का सिर्फ थोड़ा धीमा हुआ, बिखरने जैसे हालत में आया। पर वो रुका नहीं। वो अब भी सीधा सू मिंग की तरफ बढ़ रहा था और उसका विनाशकारी बल ऐसा लग रहा था जैसे सू मिंग का शरीर और आत्मा एक साथ चिथड़ा देगा अगर वो लग गया। शेनडोंग जो उस जायंट के अंदर छिपा था, उसका चेहरा रगों से भर गया। उसने अपने शरीर की सारी पावर अनलीश कर दी और उससे वो सबसे शक्तिशाली बल बन गया जो वो ला सकता था। एक ऐसा बल जो बर्जर्कर्स डिजास्टर का सामना कर सके। उसका मुक्का और तेज हो गया और एक तेज धमाके के साथ वो सू मिंग के बिल्कुल करीब आ गया, जैसे उसने सू मिंग की पुरानी पिनिकल स्टेट की ताकत को भी पार कर लिया। लेकिन सू मिंग की वो 1/8वां पावर सिर्फ उसकी पुरानी पीक थी। अब वो पूरा रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बेस लगभग 9/8वां हिस्सा वापस आ चुका था और उस एक्स्ट्रा पावर को उसने पहली बार अब रिलीज किया। अचानक सू मिंग के शरीर से एक धमाकेदार फोर्स निकली और वो उसके गॉड ऑफ बर्जर्कर्स रोर के साथ मिल गई। वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि उसने दुनिया की हर आवाज को दबा दिया, जैसे सिर्फ उसकी गरज ही बाकी हो। उस वक्त वो गरज आसमान को चीर गई जब वो आवाज पूरी जगह गूंज उठी। सू मिंग के सामने आता हुआ विशाल मुक्का टुकड़े टुकड़े होते हुए बिखर गया। हर टुकड़ा पीछे उड़ने लगा, फॉग बिखर गई और शेनडोंग के मुंह से खून उछल गया। वो लड़खड़ाते हुए 10 कदम पीछे गया। हर कदम पर जमीन हिलती और हर कदम 10 फीट के बराबर था। 10 कदम के बाद वो पूरे 100 फीट पीछे धकेल दिया गया। सू मिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। जब उसका गरज खत्म हुआ और फॉग जायंट टूटकर बिखर गया, सू मिंग के भी मुंह से खून निकला और वो भी 10 कदम पीछे हटा। तब जाकर उसने अपने शरीर को संभाला। उसका सांस तेज चल रहा था। उसने अपना सिर उठाया और शेनडोंग की तरफ देखा, जिसके होंठों से भी खून बह रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। पहली लड़ाई में दोनों ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, इसी वजह से वो आम सी लगी। पर दूसरी लड़ाई में शेनडोंग ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई और सू मिंग उस ताकत के सामने पुरानी पीक पर भी मुश्किल से टिक पाया। अगर सू मिंग के पास छिपी हुई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती तो ये लड़ाई वो हार गया होता। जब उसने वो एक्स्ट्रा 1/10वां हिस्सा पावर अनलीश की और उस धमाके से आसमान हिला, दोनों के मुंह से खून निकला और दोनों 10 कदम पीछे गए। ये साफ था वो दोनों बराबर के मुकाबले में हैं। सिर्फ एक पूरी तरह से बराबर की लड़ाई ही असली मजा और संतुष्टि देती है। दोनों अब कुछ 200 फीट दूर खड़े थे, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखों का संवाद चल रहा था। कुछ देर बाद शेनडोंग के होंठों पर एक हल्का सा मुस्कान आई।
सू मिंग के चेहरे पर भी वही मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे दोनों की मुस्कान हंसी में बदल गई और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये बैटलफील्ड जो अभी तक खून और लड़ाई से भरपूर थी, अब उन दोनों की हंसी से गूंज उठी। कोई विरोध नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इज्जत और एक दूसरे की तारीफ से भरी हंसी। शेनडोंग कहता है, ये लड़ाई वाकई मजेदार थी। वो अपना दायां हाथ उठाता है, अपनी स्टोरेज बैग पर ठोकर मारकर एक गोर्ड निकालता है। कॉर्क खोलते ही तेज शराब की सुगंध फैल जाती है। वो सीधा एक घूंट पी जाता है। शेनडोंग बोलता है, फेलो दाओइस्ट ओरियोल, तुम्हें भी चाहिए? खून के साथ वो शराब पीकर मुस्कान करता है और सूमिंग की तरफ देखकर इज्जत भरी नजर से कहता है, ये इज्जत उसने बर्जर्कर्स की दुनिया में पहली बार किसी को दी थी। ईवल सेक्ट के जीएन को उसने सिर्फ डर की वजह से माना था, लेकिन ये अलग था। सूमिंग मुस्कुराता है, पर उसके चेहरे पर हल्का सा सोच का रंग आ जाता है। ये इज्जत जो उनके बीच सिर्फ एक लड़ाई में बनी, उसका बोझ वो महसूस करता है। पर उनकी डिफरेंट रेसेस का फर्क उनके बीच एक दीवार की तरह था। शेनडोंग कहता है, और क्या हुआ? तुम बर्जर्कर्स में दूसरे व्यक्ति हो जो मेरी असली इज्जत डिजर्व करते हो। तुम करेजस पर कॉशियस हो और जो करते हो पूरी हिम्मत से करते हो। तुम्हारे पास कई एन्चेंटेड ट्रेजर्स हैं और तुम्हारे पास अंडरटेकर ऑफ इवल्स स्पीयर की ताकत भी है, पर तुमने उसे नहीं चलाया। जब तुमने मुझे पीछे धकेल दिया अपनी रोर की पावर से, तब भी तुम मुझे गहरी चोट नहीं पहुंचा पाए। हम अलग रेसेस के हैं, पर मुझे ये लड़ाई वाकई बहुत पसंद आई। ये शराब सिर्फ उनको देता हूं जिन्हें मैं सच में मानता हूं। बताओ, लोगे? सूमिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, गोड को हवा में खींच लेता है। एक बड़ा घूंट पीकर कहता है, ये लड़ाई तो वाकई जबरदस्त थी, पर यह शराब और भी जबरदस्त। वो शराब उसके शरीर में जैसे आग की तरह फैल गई और उसकी कल्टीवेशन बेस का हल्का सा हिस्सा वापस लौटी। बस थोड़ा सा, पर इतना कि यह शराब कितनी कीमती है वो समझ आए। शेनडोंग हंसता है और कहता है, अगर तुम्हें पसंद आई तो ये गोड तुम्हारा गिफ्ट है। उसका चेहरा पहली बार असली खुशी से चमका। फिर शेनडोंग बोलता है, मैं बर्जर्कर्स की लैंड में आया हूं अपनी एसेंडेंट स्टेज तोड़ने और सेकंड स्टेप तक पहुंचने के लिए। तुम्हारा बर्जर्कर कल्टीवेशन मेथड अलग है। लगता है तुम भी एक क्रिटिकल स्टेज पर हो। अगर हम दोनों ब्रेक थ्रू करते हैं, फिर से एक लड़ाई करेंगे। वो एक और गोड निकालता है और बड़ा घूंट पीता है। फिर कहता है, अभी तक हमारा तीसरा ब्लो बाकी है। लड़ना चाहते हो? सूमिंग जोर से हंसता है और कहता है, बिल्कुल। दोनों की आंखों में दुश्मनी नहीं, पर हारने की जिद अभी भी है। शेनडोंग कहता है, अब मैं एक डिवाइन एबिलिटी दिखाने वाला हूं जो मुझे इमॉर्टल्स की लैंड में मिली थी। ये 8 पुराने इमॉर्टल्स ने छोड़ी थी। मैंने इसे सालों से प्रैक्टिस किया है, पर अभी भी पूरा मास्टर नहीं किया। ये 7 एबिसल यिन डेथ सील। मेरी करंट कल्टीवेशन लेवल पर मैं सिर्फ एक सील की पावर निकाल सकता हूं। फेलो दाओइस्ट ओरियोल, देखो। शेनडोंग अपनी जुबान का टिप काट के खून उछालता है। वो खून हवा में फट जाता है और उससे 7 धुंधले शैडोज उभरते हैं। सातों तरफ से एक जोरदार मौत की ऑरा फैल जाती है जो उन शैडोज को एकदम सख्त बना देती है। सारे शैडोज के सिर पर क्राउन है और उनके रोब्स पर स्काई के पैटर्न बने हैं। चेहरे साफ नहीं दिखते, पर उनका माइटी प्रेशर सूमिंग के दिल को हिला देता है। जब वो 7 शैडोज अपने हाथ उठाते हैं, आसमान बदल जाता है। धरती पर हरा फॉग छा जाता है और आसमान गायब हो जाता है। फिर वो शैडोज भी गायब हो जाते हैं, पर नीचे से एक जोरदार खतरा सूमिंग की तरफ बढ़ता है। सूमिंग नीचे देखता है। उसके नीचे की धरती अब एक विशाल ग्रीन सील में बदल गई थी। उसका प्रेशर सूमिंग का दिल हिला रहा था और वो अभी एक्टिवेट होने वाला था 7 एबिसल सिनिस्टर यिन सील का विनाशकारी बल छोड़ने के लिए। सील का सेंटर सूमिंग नहीं था, वो एज पर खड़ा था। फिर शेनडोंग एक ग्राउल छोड़ता है और सील से तेज हरा प्रकाश निकलता है। सब कुछ रोशन हो जाता है। जब प्रकाश मिटा, सूमिंग वहीं खड़ा था, शेनडोंग दूर सफेद चेहरे के साथ। सील बिखर गई, लेकिन कुछ 1000 फीट दूर एक विशाल गड्ढा बन चुका था। आसमान भी फट गया था, जो अब बंद हो रहा था। सूमिंग चुप हो गया। शेनडोंग तेज सांस ले रहा था, फिर मुस्कान करके कहता है, फेलो दाओइस्ट ओरियोल, यह सिर्फ एक सील थी। क्या कहते हो इसकी पावर? सूमिंग आंखें बंद करके फिर खोलता है, अपना हाथ आसमान और जमीन की तरफ करके कहता है, अगर मेरा हाथ वक्त है, एक तरफ पास्ट, एक तरफ फ्यूचर। उसके बाल का काला रंग उतर जाता है और व्हाइट और पर्पल का चमत्कारी रंग सामने आता है। उसके साथ वक्त उल्टा चलने लगता है। शेनडोंग की आंखें फट जाती हैं। उसने देखा दूर का गड्ढा गायब हो गया
आसमान ठीक हो गया और वो वर्डेंट एबिसल सील फिर से जमीन और आसमान के बीच बन गया। शेनडोंग सोचता है, ये कौन सा डिवाइन एबिलिटी है? अच्छा हुआ मैंने उस सील से सुमिंग को मारने का सोचा भी नहीं। सुमिंग क्यूरियोसिटी से वो सील को देखने लगता है, जैसे वो अपने दिल को कैनवस यानी कागज समझ लो और सोल को पेन बनाकर उससे लिख रहा हो। सुमिंग ने अपनी जिंदगी में पहली बार जो चीज कॉपी की थी, उसने उसे बरसरकर ओब्लिटरेशन बनाने का रास्ता दिया। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ती गई, उसने इस आर्ट का इस्तेमाल कम कर दिया, लेकिन वही उसका पहला कदम था एक शक्तिशाली बरसरकर बनने की तरफ। दूसरी बार उसने रॉकी की ग्रेट स्पीड कॉपी की, जिसने उसकी स्पीड को उसकी अपनी लिमिट से भी आगे धकेल दिया। हवा के प्रति उसका ज्ञान और मास्टरी उसे विंड बरसरकर की इनहेरिटेंस तक ले गया, जहां उसने विंड सेपरेशन के 3 स्टाइल्स मास्टर किए। और आज शेनडोंग के साथ 3 डिवाइन एबिलिटीज वाले ड्यूअल के अंतिम एक्सचेंज में सू मिंग ने दोबारा कुछ कॉपी करने का फैसला लिया। इस बार उसके पास कोई ड्राइंग बोर्ड नहीं था, क्योंकि उसका दिल ही ड्राइंग बोर्ड था। इस बार उसके हाथ में कोई पेन नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा ही दुनिया का पेन बन गई थी। डेस्टिनी की टाइम साइकिल पर कंट्रोल रखते हुए सू मिंग ने वक्त को पीछे बहते देखा। उसने वर्डेंट एबिसाल सील के हर बदलाव को देखा और अपने दिल में उसकी कॉपी बनाई। उसके लिए दुनिया पूरी हरी फॉग से घिरी दिख रही थी। फिर वो फॉग इकट्ठी होकर एक सील में बदल गई और अचानक एक धमाके से फट गई। ये धमाका कल्टीवेशन पावर से नहीं, न दुनिया के लाइफ फोर्स से और न ही यूनिवर्स के स्पिरिचुअल ऑरा से हुआ। ये हुआ मौत की एक हल्की सी लहर से। उस धमाके की शक्ति ने सुमिंग का दिल हिला दिया। उसके प्यूपिल्स सिकुड़ गए, सांस तेज हो गई। अब उसे समझ आया कि आसमान में वो विशाल गड्ढा क्यों बना। अब उसे समझ आया कि वर्डेंट एबिसल सील इतनी शक्तिशाली क्यों थी। वो आसमान का गड्ढा आसमान टूटने से नहीं बना था, बल्कि क्योंकि आसमान के पीछे की यिन डेथ फॉग की अनंत ऑरा इस दुनिया में खींच ली गई थी। आसमान को चीर कर नीचे उतर आई, जैसे किसी ने उसे यहां बुलाया हो। ये यिन डेथ ऑरा उस फॉग रीजन की शक्ति थी जो आसमान के पार है। सू मिंग सोचता है, 7 एबिसल यिन डेथ सील, वर्डेंट एबिसल सील। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभर आई। अगर डेस्टिनी का टाइम रिवर्सल नहीं होता तो वो इस सील के असल सोर्स को कभी नहीं देख पाता, और अगर वक्त पीछे न बहता तो वो सील के पूरे प्रोसेस को फेड होते हुए कभी समझ नहीं पाता। अगर ये उसका पहला कॉपी होता, जैसे जब वो 9th समिट पर था और अपने मन को साफ करने के लिए कॉपी कर रहा था, तो वो सिर्फ एक नजर में 7 एबिसल यिन डेथ सील का असली राज कभी नहीं समझ पाता। उसकी आंखों में हरा रंग चमका, पर तुरंत गायब हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस वक्त शेनडोंग की आंखों में शॉक और डिसबिलीफ था। उसका चेहरा सू मिंग की तरफ देखते हुए हैरानी से भर गया। शेनडोंग सोचता है, वो डिवाइन एबिलिटी, टाइम रिवर्सल, उसकी वजह से उसने मेरी यिन डेथ सील को ऑब्जर्व करके समझना शुरू कर दिया। लगता है उसने कुछ राज पकड़ लिया। ये आदमी कितना समझने वाला है। अगर इसने पूरी 7 एबिसल यिन डेथ सील को समझ लिया तो ये नामुमकिन है। शेनडोंग हल्का सा हंसता है, खुद पर थोड़ा क्रोध और हैरानी के साथ। उसे याद आता है कि उसने इस सील को मास्टर करने में कितना लंबा समय लगाया, और अभी भी वो सिर्फ फर्स्ट सील को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाया है। अगर सुमिंग ने वाकई इसका असली रूप समझ लिया तो उसकी प्राइड को बड़ा झटका लगेगा। जब वो हल्का सा हंसता है, सुमिंग अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में हरा वॉर्टेक्स घूम रहा होता है, और जैसे ही शेनडोंग देखता है, उसका दिल जोर से दहाड़ता है। सुमिंग कहता है, ब्रदर शेन, तुम्हारी आर्ट के लिए शुक्रिया। सुमिंग की आंखों का वॉर्टेक्स मिटा जाता है। वो अपना मुख गंभीर बनाता है, दोनों हाथों को जोड़कर शेनडोंग को गहरा प्रणाम करता है। शेनडोंग एक पल को चौंकता है, फिर पूछता है, तुमने सीख ली? सुमिंग शांत स्वर में कहता है, अभी भी कुछ हिस्सों को नहीं समझ पाया, सिर्फ कुछ समझ पाया हूं। ये आर्ट मौत के विल को यूज करके दुनिया से डेथ ऑरा खींचकर एक रून बनाती है, जो इन डेथ फॉग को आसमान के पार से बुलाती है। जब सब कनेक्ट होता है, वो मौत भरी ऑरा धमाके के साथ फट पड़ती है। शेनडोंग की सांस तेज हो जाती है। उसकी आंखों में सुमिंग के लिए शॉक, हैरानी और थोड़ा अफसोस है। काफी देर बाद वो सिर हिलाकर हल्का सा हंसता है। शेनडोंग कहता है, फेलो डाओइस्ट, तुम्हारी यह समझने की क्षमता मैंने सिर्फ अपने युग में येवोंग में देखी थी। ये मैच यहीं खत्म होता है और मैं हार गया। चाहे मेरी 7 एबिसल यिन डेथ सील तुम पर लग भी जाती, तुम्हारी टाइम रिवर्सल एबिलिटी उसे तोड़ ही देती। वो गहरी सांस लेकर सुमिंग को प्रणाम करता है। ये लड़ाई वाकई मजेदार थी। मुझे भी इससे बहुत कुछ मिला है। लगता है मैं अपने ब्रेक थ्रू से दूर नहीं। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन सावधान रहना,
इविल स्पिरिट सेक्ट के एक असेंडेंस एल्डर की मौत कोई छोटी बात नहीं। मुझे अपना फर्ज निभाना है और रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तुम सुरक्षित रहो। यह कहकर शेनडोंग एक गहरी नजर सूमिंग पर डालता है, फिर एक तेज आर्क बनकर दूर उड़ जाता है। सूमिंग लंबी देर तक उसे जाता देखते रहता है। उसकी आंखों में दोबारा वो हरा वॉर्टेक्स घूमने लगता है। उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसके हाथ पर भी वही वॉर्टेक्स चमकने लगा जो एक गहरी मौत की ऑरा छोड़ रहा था। सूमिंग सोचता है, तुम यिन डेथ रीजन से नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए यह आर्ट मास्टर करना मुश्किल है। जो सीनियर इस डिवाइन एबिलिटी को बनाया वो जरूर यिन डेथ रीजन से था, और अगर ये आर्ट इमॉर्टल्स की लैंड में मिली तो वो सीनियर कैसे इस रीजन से बाहर निकला। सूमिंग आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ठंडी चमक है। वो बोलता है, एक दिन मैं जरूर इस आसमान को चीर के तुम्हारी दुनिया में कदम रखूंगा। वो दिन दूर नहीं। वो अपना हाथ कसकर बंद कर लेता है। वॉर्टेक्स गायब हो जाता है और वो हिडन ड्रैगन सेक्ट के ब्रांच की तरफ चल पड़ता है जो अब सुबह की रोशनी से चमकने लगी थी। उसी वक्त जब वो सेक्ट की तरफ जा रहा था, आसमान में एक विशाल पीला भूरा ड्रैगन का सिर बादल के पीछे से झलकता है। उसका चेहरा कठोर और खूंखार है और वो नीचे जमीन पर नजर डालता है जैसे सूमिंग को देख रहा हो। उस ड्रैगन की पीठ पर एक रोजी चीक्स वाली लड़की बैठी है। उसके हाथ में भुने हुए सीड्स हैं जो वो चबा रही है। उसकी आंखों में शरारती चमक है। वो सोचती है ये एक रेयर एबिस बिल्डर है, वो रेस जो एम्परर ऑफ एबिस के ट्रू वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट मानी जाती है, और उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी भी इतनी हाई है। और जब मैंने उसे ट्रू मॉर्निंग डाउ वर्ल्ड में उस इमॉर्टल से लड़ते देखा तब भी उसने एबिस के साइंस दिखाए थे। मुझे नहीं लगा था कि ऐसे व्यक्ति को यहां देखूंगी। लड़की के होठों पर चालाक मुस्कान आती है। वो सोचती है, अगर मैं इसे बेच दूं मुझे कितना फायदा हो सकता है। किसको बेचूं? ग्रैंडपा प्रिंस मिंग को, या बिग सिस्टर फू शुई को, या सीधा एम्परर ऑफ एबिस को? वो अपने आप से बोलती है, छोड़ो, सबको ही बेच दूंगी। कम से कम उस दिन जब मैंने इसे बचाया था उसकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा। एम्परर को नहीं बेचूंगी, वो बुढ़ा बहुत कंजूस है, एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं देगा। यह सुनते ही येलो ड्रैगन का पूरा शरीर कांप उठता है और उसके चेहरे पर डरा हुआ एक्सप्रेशन आता है। लड़की के चेहरे पर और ज्यादा स्मग मुस्कान आ जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ड्रैगन के सिर को पकड़ने की कोशिश करती है। ड्रैगन अपना सिर नीचे झुका लेता है और वो हवा में खाली पकड़ लेती है। लड़की गुस्से से बोलती है, शाओहुआंग, तुम फिर से बदतमीज हो रहे हो। उसका सुर मीठा है, ऐसा कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए, बस अगर वो उसका चेहरा ना देखें। ड्रैगन का चेहरा अब खूनखार नहीं बल्कि बेचारा लगने लगता है। वो आंखें बंद कर लेता है। लड़की उसका सिर पकड़कर उसके 3 मूंछें उखाड़ लेती है। ड्रैगन दर्द से चीख पड़ता है। लड़की उन 3 मूंछों में से एक उठाती है, अपने छोटे होठों से उस पर सांस देती है। उसकी सांस उस मूंछ को आग लगा देती है। आग जलते ही एक सफेद धुआं आसमान में उठता है। वो खत्म नहीं होता बल्कि इकट्ठा होकर एक रिंग शेप्ड सर्कल बनाता है जिसका अंदर का हिस्सा धुंधला है। लड़की बोलती है, ग्रैंडपा प्रिंस मिंग, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, छुपना बंद करो। वो हल्का सा नकली खंखार के मीठी आवाज में बोलती है। सर्कल में कोई हलचल नहीं। सफेद धुआं धीरे धीरे मिटा जा रहा है, जैसे थोड़ी देर में पूरा खत्म हो जाएगा। लड़की नकली अफसोस से बोलती है, हाँ, मैंने एक बहुत पोटेंशियल वाला व्यक्ति ढूंढ निकाला और तुम्हें सबसे पहले बताना चाहा, पर छोड़ो, तुम नहीं आए तो मुझे बिग सिस्टर फू शुई के पास जाना पड़ेगा। पर वो बिना पलकें झपकाए धुआं के सर्कल को घूरती रहती है। जैसे ही वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है उसके मन में एक विचार आता है। वो बोलती है, छोड़ो, लगता है ये एबिस बिल्डर तुमसे मिलने के लिए किस्मत से वंचित है, ग्रैंडपा प्रिंस मिंग। तो छोड़ो। जैसे ही वो अपना हाथ हिलाकर सर्कल को मिटाने वाली होती है, सर्कल अचानक जम जाता है। धुआं इकट्ठा हो जाता है। अंदर की धुंध मिटाकर एक साफ तस्वीर उभर आती है। वो एक चेंबर है जहां एक बुढ़ा सफेद बालों वाला आदमी क्रॉस लेगेड बैठा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, पर उसकी नजर धुआं के पार से सीधा लड़की पर टिकती है। लड़की मुस्कुराकर बोलती है, हेलो ओल्ड मैन मिंग, काफी दिन बाद। वो अपना हाथ हिलाकर उसे तंग खींचने जैसे अंदाज में ग्रीट करती है। बुढ़ा गरजता है, कितनी बदतमीजी, तुम्हारी तमीज कहां है, हमेशा इतनी जंगली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रॉस बॉर्डर स्पिरिट चुराकर एम्परर ऑफ एबिस के चौथे प्रिंस से शादी से भागने की? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी मुसीबत में तुम हो। लड़की नाक से बोलती है, अरे बुढ़े, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या
मैं भागना चाहती हूं तो भागूं। कैसा क्रॉस बॉर्डर स्पिरिट? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। वो गुस्से से उसकी तरफ घूरती है जैसे वाकई कुछ नहीं पता। नीचे का येलो ड्रैगन बेचारा मुंह बनाता है। जैसे ही वो अपना सिर झुकाने वाला होता है, बुढ़े की आवाज सर्कल से फिर गूंजती है, छोड़ो, मुझे तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। वो एबिस बिल्डर किस बारे में कह रही थी तुम? जाने से पहले मेरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, वरना आप बहुत ही जरूरी बात मिस कर जाएंगे। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसे हो और भी एपिसोड आपको रोज देखने मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, मुझे आपका बस 5 मिनट का टाइम चाहिए। उस टाइम का इस्तेमाल करके हमारे चैनल के अलावा जिन चैनल पर आप डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन या चाइनीज नोबेल एक्सप्लेनेशन सुनते हो, जैसे बैटल थ्रू द हेवेंस, रेनिगेड इमॉर्टल, अ विल एंटरनल, स्वालोड स्टार और भी बाकी डोंगुआस, तो उनके चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके 5 लोगों को कमेंट करके मेरे चैनल के बारे में बता दो, जिसकी वजह से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे चैनल पर विजिट करेगा, और अगर हमारे वीडियो उन लोगों को पसंद आता है तो वे भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट मिल सकेगा, जिसकी वजह से चैनल पर फ्यूचर में आगे के एपिसोड आते रहेंगे। अगर नहीं तो एपिसोड आना बंद हो सकता है और मुझे ये चैनल मजबूरन बस छोड़ना पड़ेगा।